नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल सीटेट सक्सेस ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले सीडीपी के 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीटेट हो, केबीएस हो, यूपी टेट हो, टीचर भर्ती हर एक एग्जाम में पूछी जाते हैं। साथ ही साथ ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी जो हमारी सीटेट की एग्ज़ाम चल रही है, बाकी कुछ एग्ज़ाम जो बचा हुआ है उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकांकी विश्लेषक है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर क्या होगा? बुद्धि जो होता है हमारा बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। बुद्धि के बारे में ये हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती हैं। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? सृजनात्मक विचारक, अन्वयी विचारक, अभिसारिक विचारक, आत्म केंद्रित विचारक। तो हमें सबसे सटीक और सकारात्मक आंसर को चुनना है। देखिए इसमें क्या है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान क्या होता है? उनके मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आत्म केंद्रित विचारक नहीं होगा, अभिसारिक विचारक भी नहीं होगा और अन्य विचारक भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सृजनात्मक विचारक हो जाएगा, क्योंकि रूही जो है कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें को वो सृजन कर रहे हैं, नए नए गुणों को अपने आप में समाहित कर रही है। देखिए, सृजनात्मक व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति क्या करते हैं, किसी नई योग्यता तथा तथ्य का सृजन करता है और पूर्ण रूप से उसमें अपरिचित होता है। मतलब वो नई नई चीज़ों के बारे में सीखते हैं जो चीज़ उसको पता नहीं रहता है पहले से ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वांछित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, इस स्थिति को जैसी है अस्वीकार कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करनी चाहिए, या अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। देखिए प्रश्न में पूछ रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वांछित समूह संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? कक्ष में जब टीचर पढ़ा रहे हैं और उसमें साथ साथ विद्यार्थियों की सहभागिता उसमें उतना नहीं हो रही है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। गलत बात है, ये हमारा नेगेटिव आंसर है। इस स्थिति को जैसी है उसी तरह स्वीकार कर लेना चाहिए, यह भी गलत है। आपको जिस तरह स्थिति है उस स्थिति को बदलना है, यहाँ बदलने की बात कर रही है। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, ये हमारा नेगेटिव आंसर है। अब बच्चों का विद्यार्थियों की अपेक्षाओं को उसी तरह हम लोग कम करना नहीं चाहते हैं, उनकी अपेक्षाओं को बढ़ाना चाहिए जैसे कि वो ज़्यादा सीख सके। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए। अगर आप टीचर है और आप जो पढ़ा रहे हैं उस मेथड से बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको अपने शिक्षण की भी विधि है उसको चेंज करने चाहिए ताकि बच्चे को वो समझ में आ जाएगा। तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार लाने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए, जैसे कि अभी आपको बताएं। अगर बच्चा का क्लास में अच्छी तरह से पढ़ नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको अपनी जो शिक्षण विधि है उसमें चेंज करना होगा, या आपको टीचिंग जो आपका TLM है उसमें बदलाव करना होगा, जिससे कि बच्चे को रुचिकर लगे और वो अपनी पढ़ाई को क्लास में कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, या तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। देखिए, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? तैयार नहीं करना चाहिए, एकदम गलत है। कभी कभी तैयार करना चाहिए, ये भी बहुत गलत है। तैयार करने के लिए हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? न्यून अवधान विकार,
अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एक ही गतिविषयक कार्य को बार बार दोहराना। देखिए पैठन्य वैफल्य क्या होता है, पैठन्य वैफल्य जो होता है वो धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता है। बच्चे उसको एक सटीक लय के साथ पढ़ नहीं पाते हैं, जिसे डिसलेक्सिया भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चे पढ़ना लिखना और शब्दों को बोल पाने में कठिनाई महसूस करते हैं। यह 3 तरह का होता है। डिसलेक्सिया के प्रथम चरण में बच्चे अक्षर और संख्या को पहचान करना, पढ़ना, मापना, समय देखना और अन्य गतिविधियां नहीं कर पाते हैं। डिसलेक्सिया के दूसरे चरण में भ्रूण अवस्था से ही बच्चों का मस्तिष्क विकसित नहीं होता है। इसमें बच्चों को शब्द की पहचान करने और उसका उच्चारण करने में भी परेशानी होती है। और तीसरा क्या है, तीसरा है बच्चे का मस्तिष्क में किसी कारण से चोट के कारण शब्द को सुन नहीं पाते हैं, जिससे उन्हें शब्द को उच्चारण करने और उसे पढ़ने में भी परेशानी होती है। तो आशा करते हैं आपको पठन वैफल्य के बारे में भी पता चल गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2019 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो हमारे इसमें क्या होगा, व्यवहारवादी सिद्धांत होगा, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति होगा, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है, या मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। और अभी तक आप हमारे चैनल सीटेड सक्सेस ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य हो जाएगा। इसमें क्या है, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 में उल्लेखित किया गया है कि समावेशी शिक्षा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य की अवधारणा पर आधारित है। ये क्या है, एक शिक्षा प्रणाली है। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक विकलांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्त के अवसर मिलने चाहिए। मतलब क्या है कि एक सामान्य बच्चा और एक विशिष्ट बच्चा, जैसे वो विकलांग है या किसी तरह से अक्षमता वाले बच्चे हैं, तो उसको क्या होना चाहिए, उसको समान रूप से सभी बच्चों के साथ शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होता है? यंत्रवत याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, या अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका यंत्रवत याद करने पर आधारित नहीं है। देखिए रटने पर तो एकदम नहीं होना चाहिए, प्रबलन पर केंद्रित है ये भी नहीं, अनुबंधन द्वारा अर्जित है ये भी नहीं होगा। ये क्या होगा, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। संरचनावादी जो ढांचे होता है वह अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चे को दंडित करना चाहिए, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, प्रतिकूल प्रमाण उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चे के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। देखिए अनेक घटनाओं के बारे में क्या है, बच्चों द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बच्चों की सिद्धांत को उसमें शामिल करना चाहिए, ना कि उसको अनदेखा करनी चाहिए। बच्चे को दंडित करना चाहिए, एकदम बिल्कुल गलत, बच्चे को दंडित हमें नहीं करना है। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत में बदल देना चाहिए, ये भी हमारा नेगेटिव है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चे के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए ताकि बच्चे सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, देखिए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना,
यंत्रवत याद करना या योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र से क्या विशेषता है, जैसे कि आपको यहीं पे प्रश्न से भी पता चल जा रहा होगा कि बाल केंद्रित मतलब जो केंद्र है, शिक्षा का जो केंद्र है उसमें क्या होगा, बालक होगा। क्या होगा, बालक होगा। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना गलत बात है। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, जी बच्चे इसमें शामिल रहेगा, बच्चे सीखेंगे, यही हमारा बाल केंद्रित शिक्षा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा और आज का ये लास्ट क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। और अभी तक आप हमारे चैनल सीटेड सक्सेस ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से पूर्णतः अलग है, सन्निहित है, स्वतंत्र है या संबंधित नहीं है। देखिए संवेग और संज्ञान क्या एक दूसरे से सन्निहित होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, सन्निहित होते हैं। जीवन में क्या होता है, जीवन में संवेग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा व्यक्ति के व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास में इसका भारी योगदान होता है। इसी तरह संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करने एवं उसका समुचित इस्तेमाल संज्ञान कहलाता है। चलिए आज की इस वीडियो में बस यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से मिलते हैं अगले क्लास पे।